जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ अभी-अभी फादर ऑफ ऑल डील्स की, उसके पहले मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ। रशिया भारत का टाइम टेस्टेड दोस्त है ही, लेकिन चाइना के साथ भी भारत के रिश्ते हमने बदलते हुए और सुधरते हुए देखे हैं। इन सब के बीच में एक सवाल निकल कर आता है कि ये जो पूरा ब्लॉक है, इसमें भारत का दोस्त असल में है कौन? क्या वो रशिया जो भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, या अमेरिका जो जिसके साथ फादर ऑफ ऑल डील्स की है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पुराने संबंध है, या फिर ईयू जिसके साथ इतनी बड़ी जो डील हुई है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से पूरी दुनिया ने जाना, या फिर चाइना जो पड़ोसी भी है और जिसके साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि ये जो बदलता हुआ दौर है, जो जिस तरह से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं ग्लोबली, ये किस तरह से भारत के फेवर में काम करते हैं और भारत का असल में इन सभी में से दोस्त है कौन? या फिर हम यूं कहें कि पूरे ही अगर हम जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं तो कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अगर मैटर करता है तो वो इंटरेस्ट। इस सब से आगे हम बात करते हैं और देखेंगे कि जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं इनको भारत किस तरह से मैनेज कर पाएगा, या फिर ये जो एक नया ब्लॉक है उसका एक उभार है। इस पर बात करने करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सियाराम उमेश जी। उमेश जी, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, भारत अमेरिका की डील, ईयू की डील, रशिया के साथ हमारे हैं संबंध, चाइना से भी रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन भारत का सबसे अच्छा दोस्त है? किस तरह से ये जो बदलते हुए डायनामिक्स है भारत के फेवर में काम करेंगे और भारत इन सबको कैसे मैनेज कर पाएगा? देखिए, भारत प्रैक्टिस कर रहा है स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। और आज की डेट में आप ये देख लीजिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम सिंस 2014 भारत ट्रूली इंडिपेंडेंट है। उसके पहले हमें डिक्टेशन मिलते थे, हमें डिक्टेशन दिया जाता था या तो यूएसएसआर से या अमेरिका से, या कोई दूसरा ब्लॉक हमें एक तरह से पीछे से घुमा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने आत्मनिर्भरता देश में बनाने के लिए सामान, अब जो हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एक्सपेंशन है उस पर ध्यान दिया है और इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आज में जो हमारी अभी डील हुई है विद अमेरिका, जिसको लोग बोल रहे हैं फादर ऑफ ऑल डील्स, तो ये सही मायने में एक फादर ऑफ ऑल डील्स भी है, क्योंकि दोनों कंट्री की जो इकोनॉमी साइज है 35 ट्रिलियन डॉलर्स की है और 180 मिलियन जो लोग हैं, इससे 1.8 बिलियन लोग जो हैं वो एक तरह से इस अग्रीमेंट में कवर्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अमेरिकन जो बुलिंग है उसको 1 साल तक रेजिस्ट किया है। भारत ने एक तरह से अमेरिका के अगेंस्ट खड़े होकर उनकी जो टैरिफ की नीति है उसको सहा भी है, और ट्रंप के जितने भी एडवाइजर्स है जैसे लुटनिक है, पीटर नवारो है, इन लोगों ने भी भारत को अभद्र भाषा यूज की। और एक और एक चीज अंबर जी, आप ये देखिए, डेड इकोनॉमी भी बताया। आज उस डेड इकोनॉमी के साथ अमेरिका डील करने में आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है, इससे हमारा जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, मराइन एक्सपोर्ट्स, इन सबको फायदा होने वाला है। भारत ने जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, हमने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ध्यान दिया। हमने सेक्टर स्पेसिफिक जो एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होने वाले हैं उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने चालू कर दिया। और आज देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और कनाडा तो हमारे साथ डील कर रहे हैं, साथ में अमेरिका भी कर रहा है। तो एंटायर एंग्लोस्फीयर वो हमारे इन्फ्लुएंस में आ चुका है। ईयू ने भी समझ लिया कि भारत को एक तरह से हम उनके साथ डील कर सकते हैं। तो 27 कंट्रीज ऑफ ईयू ने हमारे साथ डील कर लिया है और वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 1 जनवरी 2027 से। इसका एक तरह से डायरेक्ट फायदा ऐसा होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और टर्की की जो इंडस्ट्रीज है उनको डायरेक्ट फर्क पड़ने वाला है, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बताया। एक और एक चीज देखिए, भारत जो है रशिया डोमिनेटेड जो ईएईयू है, यूरेशियन यूनियन, उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है और वो भी लाइक्लीहुड बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। चाइना के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं,
देखिए हम मोदी जी गए थे अभी बहुत सालों बाद, 7 साल के बाद वो तियानजिन में गए भी थे, और वहां पर वो एक तरह से पुतिन और जी जिनपिंग के साथ हाथ मिला रहे थे। ऐसा कौन सा लीडर है जो G7 के अंदर भी इनवाइट होता है और ब्रिक्स समिट में भी इनवाइट होता है? ऐसा एक लीडर बता दीजिए जो जिनपिंग और पुतिन के साथ मिलकर कैमरा में फोटो खिंचा रहा है, और साथ में वो डोनाल्ड ट्रंप हो, कीथ स्टार्मर हो, माइक कार्ने हो, इमैनुअल मैक्रोन हो, मेलोनी हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हो, और इन लोगों के साथ साथ में मिलके वो वहां पर भी ग्लोबल स्टेज शेयर कर रहा है। इट इज ओनली इंडिया। तो ये सब चीज आप समझ लीजिए, अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत को अलग रख के उनको कोई फायदा नहीं है, और इन अमेरिका हैज लॉस्ट आउट हेवीली ऑन डिफेंस डील्स। इसके कारण देखिए फ्रांस ने पूरी जो रफाल की डील उनको मिल चुकी है, 64,000 करोड़, 26 मराइन्स रफाल के लिए हमने साइन किया। अभी बताया जा रहा है 3,25,000 करोड़ 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील है जो डसॉल्ट एविएशन को मिलेगी रफाल एयरक्राफ्ट के लिए। एमका के इंजन के लिए साफरान के साथ हम डील कर रहे हैं। फिर न्यूक्लियर सबमरीन के लिए हम स्कॉर्पियन जो है उधर उसको भी डील कर रहे हैं। तो ये सब चीज बता रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज है वो भारत के साथ ट्रेड बढ़ा रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, अदानी एरोस्पेस ने, अभी अदानी डिफेंस ने इटली की जो कंपनी है लिनाडो, उनके साथ डील कर चुके हैं फॉर जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर्स। सबसे बड़ी बात ये हो रही है। स्वीडन की जो कंपनी है ग्रिपेन, उनके साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं फॉर द फाइटर जेट्स। और ये देखिए यूके की कंपनी रोल्स रॉयस, वो भी भारत में आके उन्होंने अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगाना चालू कर दिया है। इसके कारण अमेरिकन कॉर्पोरेट्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से खफा हो चुके थे। उनको ये समझ में आ गया अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो अमेरिका विल लॉस आउट हेवीली, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35, और ये हाई डिस्पोजेबल इनकम है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड दे वुड मिस आउट द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। इसके लिए अमेरिका भारत के सामने झुका है, और अब उन्होंने भारत को पैक्स सिलिका में इनवाइट किया। सोचिए, पैक्स सिलिका में इनवाइट किया। क्रिटिकल मिनरल्स की जो इमरजेंसी मीटिंग है उसके लिए पाकिस्तान को नजरअंदाज करके भारत को इनवाइट किया। मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच में फर्स्ट टॉक्स हो रही है आज के दिन, आफ्टर द डील हैज बीन साइन। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने अपने एग्रीकल्चर और डायरी एक्सपोर्ट्स, जो डायरी इंडस्ट्री है, उसको सेफगार्ड किया। क्लियर कट बोल दिया कि हम आपको ये इंडस्ट्री नॉन नेगोशिएबल है, बाकी चीज हम अमेरिका से परचेस कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल ट्रांजैक्शनल डील हो रही है। अमेरिका जो है, एक तरह से आपको ये बता देता हूं, वो भारत को हमारा कंपेटिटर मानता है, पर अभी नहीं मानता है। उसको मालूम है बाय 2035 के बाद इंडिया विल बी इन द पोजीशन टू चैलेंज अमेरिका, आज जैसे चाइना कर रहा है। अब अमेरिका जो है चाइना को कॉम्बैट करने के लिए वो भारत का सपोर्ट ले रहा है। अब वेनेजुएला का जो ऑयल है उसके अंदर भी वो बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेड डील के अंदर वेनेजुएलन ऑयल का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो उसके अंदर हाई सल्फर कंटेंट है। अब पहले जो ऑयल वेनेजुएला जो था वो चाइना को देता था $18 में, और ग्लोबल मार्केट में प्राइस था उसका $60, और पूरी ट्रेडिंग होती थी युआन में। और ये पेट्रो युआन का जो अग्रीमेंट है उसको तोड़ने के लिए वेनेजुएला के अंदर निकोलस मदुरो को एक्सट्रैक्ट किया, और भारत अभी $60 में, भारत की कंपनी जैसे रिलायंस और आईओसी है, उनके पास ये इस ग्रेड का जो हाईली सल्फर वाला जो ग्रेड है उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी भारत के पास है। भारत सारा प्रोडक्शन उधर से लेने वाला है, और मार्जिनली कुछ रशिया का जो तेल है वो कम करने वाला है। देखिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भारत अपना पर डे जो है 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट करता है। उसमें पहले रशिया के हाई जब गया था 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता था, क्योंकि रशिया हमको डिस्काउंट अच्छा देता था। पर अब न्यूज आ रही है कि रशिया ने वो डिस्काउंट कोशन कम कर दिया। अब भारत को भी समझ में आ गया कि हम रशिया के ऊपर ज्यादा तेल लेने से फायदा नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है,
ट्रेड डील नहीं हो रही थी और अमेरिका की सैंक्शंस भी लग रहे थे, जिसके कारण रुपया भी वीक हो रहा था। देखिए रुपया 92 पहुंच चुका था और ट्रेड डील होने के बाद मेरे ख्याल से अभी 90 के नीचे आ चुका है। सो दीज आर द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। और एक रुपया भी अगर समझ लीजिए, डॉलर के सामने रुपया, 1 रुपया भी अगर महंगा होता है तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो ये सब कैलकुलेशन भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने अमेरिका से ही बोल दिया कि हम आपके साथ डिस्काउंटेड वेनेजुएला ले लेंगे, आप हमको सही रेट लगा दीजिए, हम डॉलर में ट्रेड करने के लिए जरूरी है। इसमें फायदा क्या हुआ, भारत का भी फायदा हुआ, अमेरिका का भी फायदा हुआ, और रशिया को भी एक तरह से जो है वो एक्सेस ऑयल जो इंडिया ले रहा था उसने उसको डाइवर्ट कर दिया चाइना के पास, क्योंकि चाइना को जो वेनेजुएलन ऑयल मिलता था वो सप्लाई बंद हो चुकी है। वो करीबन 3 से 4 लाख बैरल पर डे था। वो एडिशनल सप्लाई ऑफ रशिया भी पूर्ति कर रहा है और भारत ने कम कर दिया। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। देखिए यही चीज होती है कि आप जब डिप्लोमेसी में आप काम करते हो तो एवरीबडी इमर्जेस एज अ विनर। इसके अंदर कौन फायदा हुआ, भारत को फायदा हुआ, रशिया को फायदा हुआ और यूएसए को फायदा हुआ और ट्रेड डील हो गई। तो ये सब चीज जो होती है डिप्लोमेसी में, ये काम हो रहा है और अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत के पास सोल्यूशन है, धमका के मतलब नहीं है। अगर आप भारत से अगर बातचीत करोगे तो कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। दिस इज व्हाट इंडिया हैज शोन। और सबसे बड़ी बात है, जब से ईयू की डील हुई है, अमेरिका के कॉर्पोरेट सर्कल्स में बहुत बड़ा तूफान आ गया है और उन्होंने फोर्स भी किया है कि आप डील कर लीजिए इंडिया से, और अब डील हो भी चुकी है। टैरिफ जो 50% था 18% हो चुका है। सोचिए, जिस अमेरिका के साथ एक और एक चीज है, हमारा ट्रेड सरप्लस है। एक और एक चीज आप देखिए, भारत के 50 लाख लोग जो हमारे एनआरआई से, वो जो भारतीय मूल के हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। बहुत सारे H1B वीजा होल्डर्स उधर काम करते हैं। अमेरिका से भारत को वो लोग वहां से रिपेट्रिएशन भी भेजते हैं। भारत का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स मार्केट है $260 बिलियन का, 50% उसके अंदर जो एक्सपोर्ट्स होता है वो अमेरिका को होता है। तो हमारा और अमेरिका और भारत दोनों ही डेमोक्रेसी है, दोनों के एक शेयर्ड वैल्यूज हैं और इसके कारण आप देखिए बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भारत को पिनलाइज करना चालू किया था, पर आज वो डर चुके हैं और उनको भी समझ में आ गया कि भारत झुकने वाला नहीं है। इसके लिए इंडिया और अमेरिका के टाइज में रीसेट हुआ है। बट व्हाट अमेरिका हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ इंडियंस। डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है, because we never expected this to happen. So ultimately what has happened is, हमने ट्रेड डील किसके साथ की, ओमान के साथ की, अभी हम चिली के साथ करने वाले हैं। और आप ये भी देखेंगे कि आगे जाके मल्टीपल कंट्रीज के साथ हम अपना ट्रेड जो है रुपीज में इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। सब चीज से अमेरिका एग्री कर रहा है हमसे, ये चीज आप नोट कर लीजिए। गल्फ कंट्रीज के साथ हमने 22 गल्फ कंट्रीज के साथ हमने बात चालू की है और इंडिया जो है गल्फ के अंदर अपने आप को ज्यादा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका जो है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है वहां से विड्रॉ कर रहा है। आज अमेरिका ईरान के ऊपर भी क्यों हमला कर रहा है? ईरान के अंदर चाइना ने $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, वेनेजुएला में 105 बिलियन, पाकिस्तान में 70 से 75 बिलियन, ये ईरान में 400 बिलियन का कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्रॉमिस किया था। सब जगह तख्ता पलट के बाद आप देखिए वहां पर इंडिया को ही फायदा हो रहा है। वेनेजुएला के अंदर भी इंडिया को फायदा हुआ और वहां पर हमारी जो कंपनीज थी जैसे ONGC, उनके स्टेक भी थे। बलूचिस्तान में अगर जो हो रहा है उसका डिफॉल्ट फायदा किसको होगा? भारत को होगा। आप क्रिटिकल मिनरल्स में किसको बुलाया? इंडिया को बुलाया। और आप ये भी देखिए, ईरान के अंदर भी अगर तख्ता पलट होता है तो वहां पर इजरायली इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा। इजरायली इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो किसको ज्यादा फायदा होगा? क्योंकि वो भारत को होने वाला है, क्योंकि ईरान का भी जो तेल है वो भारत को बेचेगा अमेरिका। यही उसका प्लान है ताकि जो पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट है वो शिफ्ट ना हो जाए पेट्रो यॉन में। अमेरिका का एक ही कंसर्न है कि पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम बनी रहे और जो एनर्जी ट्रेड है वो कंटिन्यू हो डॉलर के अंदर। आज भारत जो है एक तरह से अपना जो इंटरनेशनलाइज कर रहा है यूरोपी, उससे भी अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भारत की इकोनॉमी एज कंपेयर टू अमेरिका इज वेरी स्मॉल।
आप सोचिए एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $5 ट्रिलियन का, भारत की जो टोटल जीडीपी है वो 4.1 ट्रिलियन है। तो ये एक फिगर्स, कंपैरेटिव फिगर्स बता रहा हूं जिसमें लोगों को समझ में आए कि क्यों भारत जो है अमेरिकन कैंप के साथ अलाइन हो चुका। उन्होंने दोस्ती जरूर बढ़ाई थी जी जिनपिंग के साथ जाके, भारत के प्रधानमंत्री ने ऑप्टिक्स के लिए जरूर किया था, पर चाइना तो चाइना है, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और चाइना हमारा इमीडिएट एनिमी है, लैंड ग्रैबिंग करता है, हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान को, उसको न्यूक्लियर वेपन्स दिया है, उसको इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, उसको अपनी सैटेलाइट कोऑर्डिनेट जो इंडिया के ऊपर सर्वेलेंस कर रही है चाइनीज सैटेलाइट्स, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है इंडियन फोर्सेस के, उसने पाकिस्तान को दिए हैं। 81% जो पाकिस्तान की वेपनरी है वो चाइनीज मेड है। और अभी तो उन्होंने बांग्लादेश के अंदर भी चट्टोग्राम के अंदर वहां पर नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि चाइना की जो कंपनीज है वो बांग्लादेश के जो आर्मी है उनको भी एक तरह से ट्रेन कर रहे हैं। अंबर जी, सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखिए। नीचे मैं आपसे एक सवाल चाइना पे पूछना चाहती हूँ आपसे, वो ये कि अगर चाइना के साथ हमारी जो राइवलरी है वो स्ट्रक्चरल है, तो जो इंडिया है वो चाइना की जो पॉलिसी है वो क्यों ऐसा लगता है कि वो रिएक्टिव हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि प्रेडिक्टिव तो बिल्कुल नहीं लग रही है, ये ऐसा क्यों बदलाव है? या फिर ये कहें कि जो भारत है वो चाइना को समझने में देर कर रहा है, या फिर जानबूझकर सॉफ्ट लैंग्वेज चूज कर रहा है? देखिए, भारत ने चाइना से जहां जरूरी था वहां पर हार्ड नेगोशिएशन किया है। जैसे गलवान के अंदर जब चाइनीज फोर्सेस हमारी एरिया में घुस चुके थे, 43 चाइनीज सोल्जर्स वेर किल्ड, बता रहा हूं 43, और हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे। तो ये एक तरह से कॉन्फ्रंटेशन हुआ, चाइना को समझ में आ गया भारत जो है अगर अपने पे आ गया तो चाइना को मिलिट्री डैमेज बहुत कर सकता है। भारत का कोई आक्रामक सोच नहीं है कि वो लैंड ग्रैबिंग करेगा, पर अपनी डिफेंस के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सेकेंड, चाइना को ये भी समझ में आ गया कि भारत के साथ लड़ने में फायदा नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है $100 बिलियन+ का है, और भारत जैसा लुक्रेटिव मार्केट को वो खोना नहीं चाहता था। एक चीज है, भारत अपनी डिमांड लेके किसी और कंट्री के पास चले जाए तो वहां पर सप्लाई चेन और बाकी इकोसिस्टम तैयार हो सकता है, ये भी चाइना को डर है। और ये भी एक उनको डर है कि अगर दूसरी कंट्रीज ने भारत को टेक्नोलॉजी दे दी और भारत का चीप लेबर जो है अगर वो कर लिया तो वहां पर भी वो स्केल अप हो सकता है। इसके लिए चाइना भारत को एक तरह से कंट्रोल करना चाहता है, और उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल एंड श्रीलंका विद मालदीव्स भारत को एनसर्कलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं बहुत हद तक। तो भारत भी जो है चाइना को घेरने के लिए, ताइवान के साथ हमने अभी रिलेशनशिप इंप्रूव किए, फिलीपाइंस को ब्रह्मोस दे रहे हैं, और आप ये भी देखिए वियतनाम और इंडोनेशिया से भी डिफेंस डील्स की बात हो रही है। सबके साथ चाइना के जो प्रॉब्लम्स है कंटिन्यू होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा इश्यू ये है कि भारत जो है चाइना को अभी एक गुड ह्यूमर में रखा। उन्होंने तियानजिन में मोदी जी गए, बट मोदी जी जाने से पहले कौन सी कंट्री गए? चाइना से जाने से पहले जापान गए। जापान कौन है? चाइना का सबसे बड़ा जो एनिमी है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा, वो जापान है। वर्ल्ड वॉर का जो ह्यूमिलिएशन है चाइना भूला नहीं है। आप ये देखिए, भारत तो उनके कोई, जो लोग समझते हैं कि भारत बहुत बड़ा दुश्मन है, नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन जो चाइना का है इट इज जापान। मोदी जी पहले जापान जाके चाइना गए, तो ये एक चीज उन्होंने स्ट्रेटेजिकली मैसेज दे दिया कि हमारे लिए आप इंपॉर्टेंट जरूर हो, बट आपका दुश्मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, ये मैसेज दे दिया। फिर उधर जाके रशिया के प्रेसिडेंट के साथ जी जिनपिंग से हाथ मिलाया, और बाद में आप देखिए ट्रेड डील पे ट्रेड डील कर रहे हैं। हमने न्यूजीलैंड के साथ किया, फिर बाद में हमने ओमान के साथ किया, ईयू के साथ किया, फिर अब अमेरिका भी आ गया। तो सब जगह भारत एक सब तरह से भारत ने गेम खेला जिसके अंदर चाइना ट्रैप हो चुका था। और चाइना को अभी चाइना जो है उसको भी समझ में आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती बढ़ती जा रही है, नजदीकियां हो रही है, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है जो था वो भी एक तरह से खत्म होने जैसी स्थिति में है। सरगई गौर जब भारत आए थे उन्होंने ये भी बोल दिया था कि 2027 में डोनाल्ड ट्रंप विल विजिट इंडिया।
अब 2027 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में अमर जी, ये मेरा मानना है, डोनाल्ड ट्रंप विल बी द चीफ गेस्ट। आप ये देखेंगे, ये आज की डेट में एक तरह से अनबिलीवेबल होगा, बट फ्यूचर में आप ये देखिए भारत को इनवाइट किया है। अनबिलीवेबल नहीं है। सर्जियो गोर की आपने बात की है, उमेश जी, सर्जियो गोर की आपने बात की, उन्होंने कहा ही था कि डील पे काम चल रहा है और प्रेसिडेंट पुतिन आ सकते हैं, तो इस बात में भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर रिश्ते बेहतर रहते तो अभी 26 जनवरी पे डोनाल्ड ट्रंप भारत होते शायद। देखिए, यही तो मैसेज दिया मोदी जी ने रिप्लेस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। क्वाड की समिट जो होनी थी भारत के अंदर होनी थी, भारत ने बोला हमको करना ही नहीं है, हम टू हेल विथ क्वाड। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है कि भारत को ऑनबोर्ड करने के लिए उन्होंने उनको टेक जो सिलिका है, पैक सिलिका है, उसके अंदर उन्होंने भारत को इनवाइट किया, जो बताया जाता है टेक्निकल नेटो है। और इसमें एक और एक चीज आप देखिए, भारत ने जो है ईयू को एक तरह से अप्रोच करके उनसे ट्रेड डील की, और ईयू और अमेरिका के बीच में जो ट्रांस अटलांटिक राइवलरी है उसको भी अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। सबसे बड़ी बात देखिए, ग्रीनलैंड के बाद क्या हुआ, यूरोप जो है वो अमेरिका से तंग हो चुका है। यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो में हैं, दे वर इंस्ट्रक्टेड कि आप 2% से अपना जो डिफेंस बजट है 5% करोगे। ईयू ने 150 बिलियन डॉलर का फंड बनाया, डिफेंस फंड। आप सोचिए अमर जी, 150 बिलियन डॉलर्स, और भारत और ईयू के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है। और ईयू जो है अपनी सारे एम्यूनिशंस भारत के साथ वो भारत के अंदर प्रोडक्शन करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अदानी और लिनार्डो के बीच में डील हुई है, हेलीकॉप्टर की डील, ये उसी का नतीजा है। साफरान के साथ डील हो रही है, आप ये देखिए, डसॉल्ट एविएशन के साथ डील हो रही है। जर्मनी की कंपनी है जिससे हम सबमरीन ले रहे हैं, और उनसे एयर एआईपी जो टेक्नोलॉजी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, वो हम ले रहे हैं। आप ये देखिए कि यूके की कंपनीज भी भारत के साथ काम करने को तैयार है। दिस इज द वे वी प्लेड द अमेरिकन्स। आज डर चुके हैं कि भारत जो है अगर यूरोप का मार्केट कैप्चर कर लेगा तो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा। दिस इज द रीजन, दिस इज द मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला है। डोनाल्ड ट्रंप वॉज फोर्स टू नेगोशिएट विद इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप सकम टू इंडिया। दिस इज अमेरिकन कैटिपुलेशन, अमेरिका ने झुक गया भारत के सामने। दिस इज द स्मार्ट प्ले ऑफ डिप्लोमेसी। आप किसी को बोलते भी नहीं हो और सामने वाले को कंडीशंस ऐसे क्रिएट करते हो कि वो आपकी बात मान जाए। यू के साथ किया, फिर देखिए गल्फ काउंसिल के जो 22 अरब स्टेट्स है उनके साथ भी बात हुई, आईमेक के ऊपर बात हुई, और इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। ग्रीस के जो फॉरेन मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर, दोनों में से एक भारत आ रहे हैं। ग्रीस ने अभी मदरसास के ऊपर जो पाकिस्तानी और बांग्लादेश चलाने वाले जो मदरसास है उनके ऊपर बैन लगा दिया है। आप देखिए, भारत मेडिटेरियन क्वाड बना रहा है विद इजराइल, इंडिया, इजराइल, ग्रीस एंड साइप्रस। वहां पर भी हम पाकिस्तान और टर्किश अलायंस को हम काउंटर कर रहे हैं। ये चीज आप नोट करिए। तो ये जो बता रहा हूं कि भारत का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, एवरीबडी इज नाउ वॉचिंग। एक और एक चीज आप नोट करिए, भारत और ईयू के डील में बात हुई थी कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम शेयर करेंगे। अब समझ लीजिए 27 कंट्रीज के साथ अगर हम अपना इंडिया स्टैक का जो है वो ऑफर कर देते हैं, तो हमारा यूपीआई जो अभी सिर्फ फ्रांस में ऑपरेशनल है, 27 कंट्रीज में एक साथ ऑपरेशनल हो सकता है। सोचिए, उसके साथ अरब लीग में भी आप देखिए, जब हमने उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स वाली जो मीटिंग होस्ट की, उसका कोचर कौन था? यूएई था। और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के लिए 2 घंटे में आए, और वहां पर भी उन्होंने बोला कि हम आपके साथ डिफेंस पार्टनरशिप कर सकते हैं। अमेरिका का 38% जो एक्सपोर्ट्स होता है ना, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, वो मिडिल ईस्ट जाता है। वहां पर भी भारत सेंध लगा रहा था। हमारा यूपीआई बढ़ रहा है, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम डाला था। फिर आप देखिए कि जितनी भी रेयर अर्थ मिनरल्स है उसके लिए पीएलआई स्कीम डाल रहे हैं। हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस बजट में एलोकेशन बढ़ाया है। सब चीज भारत कर रहा है, एवरीथिंग भारत इज डूइंग राइट। तो अमेरिका को सकम करना पड़ा।
बहुत लोग तो, अब मैं आता हूं रशिया के ऊपर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने अमेरिका से डील किए, हमने ईयू के साथ डील किए, हमने रशिया को डिच कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुतिन समझते हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए, भारत और रशिया के बीच में $70 बिलियन का ट्रेड है। भारत और रशिया और चाइना के बीच में $250 बिलियन का ट्रेड है। और अब भारत रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चाइनीज कंपोनेंट्स हैं और इंडिया चाइनीज कंपोनेंट्स को नहीं खरीद सकता। रशिया भी समझता है। इसके लिए रशिया बोल रहा है कि हम आपको सारी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार हैं। प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्शन है कंप्लीटली इंडिया में होगा। आईपी राइट्स देने को तैयार है। मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरऑलिंग जो भी है आप कर लीजिए। कंपोनेंट लोकलाइजेशन भी आप कर लीजिए। ये सब चीज बताया। रशिया के साथ अभी हम कहाँ जुड़ रहे हैं? एविएशन सेक्टर में। हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की जो कंपनी है रोस्टेक, उन्होंने अभी डील साइन की है। रोस्टेक की जो इंजन, एविएशन इंजन बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने भारत की जो नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड है उसके साथ साइन की है डील। अब भारत के अंदर जो इंजन बनने वाले हैं सुकोई 57 के, उसकी ऑलरेडी जो प्लांट है वो उड़ीसा के कोरापुट में लग चुका है और फिजिबिलिटी स्टडीज हो रही है सुकोई 57 को इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब चीज बता रहा है कि भारत वहां पर भी बैलेंस कर रहा है, रशिया को भी समझा रहा है। और हम रशिया से अभी फर्टिलाइजर ले रहे हैं। हम रशिया का जो नॉर्दर्न सी रूट है उसके लिए आइस ब्रेकर्स बना रहे हैं। भारत के 1 मिलियन लोगों को बुला रहा है रशिया फॉर व्लादिवोस्टॉक में काम करने के लिए। रशिया और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं रिड्यूस जरूर हो रहा है पर कॉम्पनसेट भी हम कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसा है कि रशिया को हम भूले नहीं है, पर रशिया एंड इंडिया दोनों एक दूसरे की मजबूरी समझते हैं। और इसी के वजह से रशिया ने भी अभी तक कोई एडवर्स कमेंट नहीं किया। इनफैक्ट जो अमेरिका ने बोला था कि रशियन ऑयल नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया को हम ऑर्डर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं 3 बड़े ब्लॉक्स के साथ भारत के अच्छे संबंध हो चुके हैं। रशिया, ईयू एंड अमेरिका, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रिटिकल। अरब अरब को कैसे भूल गए? अभी तो अरब लीग समिट हुई। हाँ, अरब लीग भी आप देख लीजिए। अरब लीग में माइनस टर्की। ठीक है। और आप ये देखिए कि ऐसे तो हमने लैटिन अमेरिका के कंट्रीज के साथ, ब्राजील के जो राष्ट्रपति है लूला दी सिल्वा, वो आने वाले हैं भारत। उसके अलावा चिली के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अफ्रीकन ब्लॉक को हमने G20 से G21 में डाला है और भारत इज नोन एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मैं मेन बात बता रहा हूँ जिनकी अहमियत ज्यादा होती है। एक चीज आप देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें जो हमारा दुश्मन है वो चाइना है। चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। चाइना इज अ वैम्पायर। उसका स्टेटेड पॉलिसी है कि वो भारत को एक तरह से नुकसान पहुंचाएगा। वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊपर और लद्दाख के ऊपर आज भी क्लेम कर रहा है। वहां पे मिलिटराइजेशन कर रहा है। पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है और बांग्लादेश को भी आर्म कर रहा है। एक और एक चीज आज देखिए, थम्बन टोटा पोर्ट में अपनी सबमरीन भेज देता है ताकि भारत के जितने भी मिसाइल्स होते हैं उसकी रीडिंग्स ले ले। मालदीव्स के अंदर भी सत्ता परिवर्तन, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उन्होंने ही कराया था। नेपाल में भी ओली सरकार जो थी वो चाइनीज समर्थित थी। चाइना इज अ डिक्लेयर्ड एनिमी ऑफ इंडिया। दोस्ती हो ही नहीं सकती। बहुत सारे हमारे देश के अंदर विशेषज्ञ हैं जो बोलते हैं चाइना के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। चाइना के साथ हम सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं और वो भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी जो ट्रेड के अंदर जो मैक्सिमम, आप सोचिए, अगर हम एप्पल आईफोन्स भी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स जो है वो चाइना से आ रहे हैं। हम यहाँ पे लेबर जो काम करके थोड़ा सा इसके अंदर वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं। आज हमारी जरूरत है चाइना। इसके लिए चाइना के साथ हम एक तरह से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। संबंध अभी भी हमारे चाइना के साथ खराब ही हैं और कोई शिफ्ट नहीं आया है। इंडिया और चीनी कभी भाई भाई नहीं हो सकते। नेहरू ने बेवकूफी कर ली थी। हमने 1962 में अक्साई चीन छोड़ दिया था। और जो लोग डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं वो डिफॉल्ट में युआनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, युआनाइजेशन के लिए जी जिनपिंग ने 2 दिन पहले डॉलर को चैलेंज किया है और भारत को एक तरह से प्रेशर डाल रहे हैं कि ब्रिक्स पे को ऑपरेशनल करें।
क्या भारत करेगा? देखिए, मेरा ये मानना है भारत सिर्फ लिप बिल्कुल, सर्विस सवाल तो उमेश जी बड़े सारे हैं और यहाँ से ये तो नजर आता है कि अब भारत जो है हर तरफ बैलेंस आउट कर रहा है और फिलहाल ये यहाँ से प्रतीत होता है और जो चीजें ऐसा लग रहा था कि मुमकिन ही नहीं हो पाएंगी, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वहां पे भी सबसे बड़ा अपडेट आया है, तो उसके बाद तो सारी चीजें छोटी और आसान हो जाती हैं। उमेश जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।